हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट है में। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन का पार्ट 2। तो पिछले पार्ट 1 में जो हमने डिस्कस किया था, हमने तो एक कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी और हमने जो कंप्लीट किया था वो हमने सारा फिज़िकल मेथड हमने कंप्लीट किया हुआ था। और फिज़िकल मेथड में जो है हमने सनलाइट के बारे में देखा, ड्राई हीट के जितने भी हॉट एयर ओवन, रेड हॉट, फ्लेमिंग, इंसरेनेशन, ये सब हमने देखा। मॉइस्ट हीट में जो बिलो टेम्परेचर पे आते थे, जैसे पॉस्चराइजेशन, इंसरेनेशन, एट 100 डिग्री पे जो आते थे, बॉइलिंग आता था, और टेंडलाइजेशन, इसी तरह से अबो 100 डिग्री में ऑटोक्लेव आता था। तो ये हमने सारा डिस्कस किया था। हमने स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन भी देखी थी। स्टरलाइजेशन ये होती है जिसमें आप पूरे जो बैक्टीरियाज हो उनको किल करें विथ देयर स्पोर्स, उनके स्पोर्स तक को भी डिस्ट्रॉय किया जाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्टरलाइजेशन। और आगे जो है जो डिसइंफेक्शन, दो टर्म्स यहाँ पे मैं लिख दूँ, डिसइंफेक्शन और डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट ये दो टर्म्स हैं। तो शायद मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में नहीं बताया। तो डिसइंफेक्शन जो है, डिसइंफेक्शन प्रोसेस मैंने डिस्कस की है। डिसइंफेक्शन प्रोसेस ये होती है जिसमें आप बैक्टीरियाज को सिर्फ डिस्ट्रॉय करते हो, ना कि उनके स्पोर्स को डिस्ट्रॉय करते हो। सिर्फ जो है आप बैक्टीरियाज को ही डिस्ट्रॉय करते हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसइंफेक्शन। तो करते कैसे हैं? एक केमिकल एजेंट से, एक केमिकल से, जिसे हम डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। और डिसइंफेक्टेंट क्या क्या हैं? जैसे डिसइंफेक्टेंट में आपका लाइजॉल आता है, आपका लाइजॉल, क्रिजॉल, आपकी जो सेवलॉन है। तो ये सारे जो है ना, ये आपके डिसइंफेक्टेंट हैं जिसकी वजह जिनसे आप डिसइंफेक्शन प्रोसेस करते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक नेक्स्ट रहेगा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल मेथड्स और फिल्ट्रेशन मेथड को हम अच्छे से आज देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम केमिकल मेथड पर। तो अब हम देखते हैं केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स में आपके गैसेस भी आते हैं और जिस तरह से केमिकल्स भी आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एंटीसेप्टिक। चूँकि मैंने कहा था एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या फिर फ़र्क है। एंटीसेप्टिक भी आपके डिसइंफेक्टेंट ही होते हैं, लेकिन वो यूज़ होते हैं स्किन पर, एक तो स्किन पर और म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर वो यूज़ होते हैं स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे तो हम उनको एंटीसेप्टिक्स कहते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स उन्हें तब कहेंगे जब हम किसी सरफेस पे, किसी आर्टिकल पे डिसइंफेक्शन करें, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करें, तो उस टर्म को फिर हम कहेंगे डिसइंफेक्टेंट। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि डिसइंफेक्टेंट की आइडियल बहुत अच्छा होना चाहिए। उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? हाई पेनिट्रेशन पावर होना चाहिए, स्पीड, मतलब उसकी एक्शन जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये सारा जो है ये इरिटेट करना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए बैक्टीरियाज के लिए। तो ये सारी आइडियल होनी चाहिए सारी टर्म्स। आपने पढ़ भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं, हमें जो पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे। अल्कोहल्स को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। अल्कोहल्स सबसे पहले जो केमिकल्स में आते हैं। तो अल्कोहल्स में आपके इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये मोस्ट दो ऐसे अल्कोहल्स हैं जो यूज़ होते हैं डिसइंफेक्शन में। तो इथाइल अल्कोहल को आप इथेनॉल भी कहेंगे। ये दोनों जो यूज़ होते हैं ना, यही तो ज़्यादा यूज़ होते हैं। और जो यूज़ होते हैं ये ज़्यादा स्किन स्किन में जो है डिसइंफेक्शन स्किन में लगते हैं। स्किन एंटीसेप्टिक्स हम कहेंगे, स्किन एंटीसेप्टिक्स में ये लगते हैं इथाइल अल्कोहल एज वेल एज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो याद रखें, जिस तरह से मैं बताता हूँ, अल्कोहल में दो आते हैं, इथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यूज़ किस में होते हैं? स्किन एंटीसेप्टिक्स में। ठीक है। इनकी जो ये डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन करते हैं, इनका फंक्शन होता है, मैकेनिज़्म, और इनका जो एक्शन होता है ना, वो स्पोर्स पे नहीं होता। जो बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं उन पे कोई एक्शन नहीं होता है। अगर हमें इनको इफेक्टिव बनाना है, हमें इसको कंसंट्रेशन 60 to 90% वाटर ऐड करना है। तो 60 to 90%
कंसनट्रेशन में हमें इसे यूज़ करना होता है। इथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को 60 to 90% की कंसनट्रेशन में हमें इसे यूज़ करना होता है। आगे देखते हैं हम इसमें क्या लिखा है। आगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मुझे लगा, जो आइसोप्रोपाइल यहाँ पे इन्होंने दिया है, जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, ये प्रेफर किया जाता है सबसे बेस्ट। ये फैट सॉल्वेंट होता है, ठीक है, बैक्टीरिया यानी कि ये फैट सॉल्वेंट होता है और मोर बैक्टीरियोसाइडल यानी कि बैक्टीरिया को किल करने में ज़्यादा हेल्प करता है। बहुत अच्छा कौन होता है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। एंड लेस वोलाटाइल भी होता है कौन? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और तीसरा जो है अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फंगल स्पोर्स में, अफेक्ट अगेंस्ट फंगल स्पोर्स में। और हम इसे जो यूज़ करते हैं वो हम यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैबिनेट्स एंड इनक्यूबेटर्स अफेक्टेड बाय देम, यानी कि हम कैबिनेट्स और इनक्यूबेटर्स को मिथाइल अल्कोहल से डिसइंफेक्शन करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम, हमारा हो गया ये तो अल्कोहल का था। आगे देखते हैं अब, अल्कोहल तो हमने पढ़ा, उसमें जो हमने पढ़ा उसमें हमने मिथाइल अल्कोहल पढ़ा, इथाइल अल्कोहल पढ़ा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है फॉर्मल्डिहाइड। ये देखें, ये एक्टिव अगेंस्ट अमाइनो ग्रुप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। जो बैक्टीरिया का अमाइनो ग्रुप होता है ना प्रोटीन में, तो उस पे ज़्यादा एक्ट करता है। कौन करता है? फॉर्मल्डिहाइड। इसकी जो खासियत होती है, ये बैक्टीरियोसाइडल भी होता है और स्पोरोसाइडल भी, यानी स्पोर्स को भी किल करता है और बैक्टीरिया को भी किल करता है। आगे देखते हैं हम। और फॉर्मल्डिहाइड का लीदल इफेक्ट वायरसेस पे भी बड़ा अच्छा होता है, वायरसेस को भी ये किल करता है। और हम एज अ प्रिजर्वेटिव, जब हमारे एनाटॉमिकल स्पेसिमेंस होते हैं ना, जैसे हमारे ज़ूलॉजी में आपने देखा होगा, ज़ूलॉजी लैब में जब आप जाते हो वहाँ पे स्पेसिमेंस जो होते थे ना, वो प्रिजर्व होते थे, उनको हम प्रिजर्व रखते थे फॉर्मेलिन में, 10% फॉर्मेलिन। तो वो यही होता है, फॉर्मल्डिहाइड ही होता है, ठीक है। आगे जो है फॉर्मल्डिहाइड, ये तो गैसेस हमें पढ़ने ही हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया है तो पढ़ते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड गैस जो है ये स्टरलाइजेशन में जो करता है, जिसमें लगता है, ये सबसे सेंसिटिव कैथेटर्स, जो हीट सेंसिटिव कैथेटर्स होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड गैस उसमें स्टरलाइजेशन में हेल्प करता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये फ्यूमिगेटिंग वार्ड्स को करता है, सिक रूम्स, लेबॉर्ट्रीज, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड गैस किस किस में स्टरलाइजेशन में यूज़ होता है? एक तो जो हीट सेंसिटिव कैथेटर्स होते हैं, हीट सेंसिटिव कैथेटर्स मतलब जो हीट से उनकी चेंज हो जाती हैं, उनके एनाटॉमी चेंज हो जाती है, तो हीट सेंसिटिव उनको भी फॉर्मल्डिहाइड गैस डिसइंफेक्टेंट करता है। और हम वार्ड्स को भी इससे फ्यूमिगेट करते हैं, सिक रूम्स को भी, लेबॉर्ट्रीज को भी, ठीक है, अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस में, ठीक है। आगे हाँ, यहाँ पे जो है क्लॉथिंग में भी करते हैं, बेडिंग में, फर्नीचर, बुक्स, तो इनको भी ये डिसइंफेक्टेंट करता है। आगे जो है ये गैस जो है ना, फॉर्मल्डिहाइड गैस, ये याद रखें, ये इरिटेंट टॉक्सिक गैस होता है, तो इसको बड़े सोच समझ के इसको यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे जो है हम देखते हैं, दिस कैन बी नलिफाइड बाय एक्सपोजर। हाँ, अगर इसका ज़्यादा, ये अगर ज़्यादा हो जाता है ना फॉर्मल्डिहाइड गैस रूम में अगर हम करेंगे, तो इसको हम फिर सप्रेस कर सकते हैं अमोनिया से। ये याद रखें, अमोनिया से इसको फिर कम किया जा सकता है, इसका इफेक्ट कम किया जा सकता है। अब पढ़ते हैं हम ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो हमने पढ़ा अल्कोहल्स पढ़े, एल्डिहाइड्स पढ़े। एल्डिहाइड्स में हमने फॉर्मल्डिहाइड पढ़ा है, जो हमने कहा कि अमाइनो ग्रुप ऑफ प्रोटीन पे एक्ट करते हैं बैक्टीरिया के, और ये सपोरोसाइडल और बैक्टीरियोसाइडल भी इसका अफेक्ट होता है, और ये लीदल वायरसेस के भी होता है। और फॉर्मल्डिहाइड गैस जो हम यूज़ करते हैं, स्टरलाइजेशन हम उन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए करते हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं, जैसे हीट सेंसिटिव कैथेटर होता है, और हम फ्यूमिगेटिंग वार्ड, सिक रूम्स वगैरह, ये हमने पढ़ा। अब पढ़ते हैं हम ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, एग्जामिनेशन पॉइंट, इसका दूसरा नाम सिडेक्स है। सिडेक्स याद रखें ये पॉइंट, सिडेक्स इसका दूसरा नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड को। आगे देखते हैं, इसका भी सिमिलर एक्शन होता है फॉर्मल्डिहाइड के ही जैसे, ये एल्डिहाइड्स में आता है, ये याद रखें। ये एल्डिहाइड्स में पहले हमने पढ़ा फॉर्मल्डिहाइड, अब दूसरा है ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो इसका एक्शन भी फॉर्मल्डिहाइड की जैसा ही होता है, और ये जो इफेक्ट अगेंस्ट होता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, फंजी एंड वायरस के लिए भी ये बड़ा अच्छा
इफ़ेक्टिव होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड, मगर ये लेस टॉक्सिक होता है और लेस इरिटेंट होता है टू आइज़ एंड स्किन देन फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड से कम ये लेस टॉक्सिक और इरिटेंट होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, अब हम यूज़ कैसे करते हैं, किस में करते हैं? सिस्टोस्कोप में, ब्रोंकियोस्कोप में, कॉगेटेड रबर में, एस्थेटिक ट्यूब्स में, फेस मास्क्स में, प्लास्टिक एंडोट्रेकियल ट्यूब्स में। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड इनमें यूज़ हम करते हैं, इसका यूज़ करते हैं एज ए डिसइंफेक्टेंट। सिस्टोस्कोप में, ब्रोंकियोस्कोप में, फेस मास्क्स पे, एंडोट्रेकियल ट्यूब्स पे, मेटल इंस्ट्रूमेंट्स पे। तो ये याद रखें। ठीक है, आगे जो है ये भी हमारी केमिकल एजेंट्स में ही आते हैं, डाइज़ आते हैं। ठीक है, ये भी केमिकल एजेंट्स में ही हम आते हैं ये वाले। तो दो टाइप्स के डाइज़ होते हैं, एक तो एनालिन डाइज़ और दूसरा जो है एक्रीडाइन डाइज़। ये टू टाइप्स ऑफ डाइज़ जो हम यूज़ करते हैं एज ए डिसइंफेक्शन में। तो ये जो डाइज़ होते हैं ना, ये मोस्ट एक्सटेंसली यूज़ होते हैं स्किन एंड वाउंड एंटीसेप्टिक में हम इसे यूज़ करते हैं। वाउंड एंटीसेप्टिक, स्किन एंटीसेप्टिक में इसे हम यूज़ करते हैं। आगे जो है हम देखते हैं बोथ, ये दोनों डाइज़ बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक, मैंने कहा कि बैक्टीरियोस्टैटिक्स होते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने में ये हेल्प करती हैं। जब इनका हाई डाइल्यूशन में ये बैक्टीरियोस्टैटिक का काम होता है, और लो बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी, यानी कि बैक्टीरिया का किल इनमें जो एबिलिटी होती है वो लो होती है। आगे जो है हम देखते हैं, इसमें इन्होंने एग्जांपल्स दी है, जो डाइज़ की एग्जांपल्स इन्हें दी है, आप ख़ुद भी देखें। यहाँ पे ब्रिलियंट ग्रीन, मेलाचाइट ग्रीन एंड क्रिस्टल वायलेट। ठीक है, ये मोर, इनका जो फंक्शन होता है, ये अगेंस्ट होते हैं ज़्यादा ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म देन ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म में। इन दोनों का फंक्शन ग्राम पॉजिटिव में रहता है, ग्राम पॉजिटिव में अच्छा इनका रिस्पांस रहता है देन ग्राम नेगेटिव में। और इन्होंने यहाँ पे लिखा है दे हैव नो एक्टिविटी अगेंस्ट ट्यूबरकुलोई बैसिलस, यानी कि जो टीबी में होता है ना वो वाला ऑर्गेनिज्म, उसमें क्योंकि वो ग्राम नेगेटिव है इसलिए नो एक्टिविटी अगेंस्ट ट्यूबरकुलोई बैसिलस। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड पढ़ा, डाइज़ पढ़ी। ग्लिसरॉल्डिहाइड में जो हमने पढ़ा, पहला जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा, उसका दूसरा नाम सिडेक्स है, और वो इफेक्ट अगेंस्ट ट्यूबरकुलोई बैसिलस फंजी वायरसेस में है। वो लेस टॉक्सिक होता है देन फॉर्मल्डिहाइड से। और जो उसका जो जिसमें हम वो यूज़ करते हैं, सिस्टोस्कोप है, ब्रोंकियोस्कोप है, रबर है, एस्थेटिक ट्यूब्स हैं, फेस मास्क, तो ये हमने पढ़े ट्रेकियल ट्यूब्स में भी। आगे जो डाइज़ हमने पढ़ी वो बैक्टीरियोस्टैटिक्स होते हैं, दो टाइप्स ऑफ डाइज़ होते हैं, एनालिन डाइज़, एक्रीडाइन डाइज़। ठीक है, तो दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं और दोनों जो है स्किन और वाउंड एंटीसेप्टिक में यूज़ होते हैं। आगे हम देखते हैं हेलोजेंस। ठीक है, हेलोजेंस पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं हेलोजेनस। हेलोजेनस में जब सबसे पहला जो आता है वो आयोडीन आपका आता है, आपका क्लोरीन आता है, और आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी आते हैं हेलोजेनस में। तो आयोडीन जो है ये तो या तो एक्वस सोल्यूशन में या तो अल्कोहलिक सोल्यूशन में भी यूज्ड होते हैं ज़्यादातर एज अ स्किन डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, स्किन डिसइंफेक्टेंट में ज़्यादातर आयोडीन का ही यूज़ किया जाता है। आपने देखो ना, हॉस्पिटल्स में ज़्यादा आयोडीन का ही यूज़ किया जाता है स्किन डिसइंफेक्टेंट में। स्किन को साफ़ करने के लिए आयोडीन का ही यूज़ किया जाता है। इनकी फंक्शन जो होते हैं ना, ये बैक्टीरियोसाइडल होते हैं। आयोडीन होता है बैक्टीरियोसाइडल, और मॉडरेट एक्शन अगेंस्ट स्पोर्स, यानी कि स्पोर्स पे भी इनका अच्छा एक्शन होता है। तो यहाँ पे ने लिखा है कि एक्टिव अगेंस्ट अच्छा ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया और वायरसेस के लिए भी अच्छा काम करता है आयोडीन। तो आयोडीन का एक कंपाउंड है ना दूसरा, जो नॉन आयनिक होता है, नॉन आयनिक वेटिंग और सरफेस एक्टिव एजेंट भी उसे हम कहते हैं, जिसका नाम आयोडोफोर है। ये याद रखें, ये चीज़ें आप याद रखें। ये कंपाउंड है आयोडीन का ही, आयोडीन की ही दूसरी फॉर्म है। नॉन आयनिक वेटिंग सरफेस एक्टिव एजेंट इसे हम कहते हैं, जिसका नाम आयोडोफोर है। ये ज़्यादा एक्टिव होता है, मोर एक्टिव होता है देन एक्वस और अल्कोहलिक सोल्यूशन में। जैसे मतलब आयोडीन जो है ये एक्वस और अल्कोहलिक सोल्यूशन में यूज़ होता है, तो आयोडोफोर जो है इससे भी ज़्यादा एक्वस और जो अल्कोहलिक सोल्यूशन से भी ज़्यादा इसकी जो है फंक्शन होती है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
अगर सिंपल मैं बता दूं, आयोडोफोर जो होता है ना, आयोडोफोर ये ज़्यादा मोस्ट एक्टिव होता है देन आयोडीन से। आयोडीन का ये मॉडिफाइड फार्म होता है, आयोडोफोर मॉडिफाइड फार्म होता है देन आयोडीन, इसलिए मोर एक्टिव होता है देन आयोडीन। आगे देखते हैं हम क्लोरीन कंपाउंड। तो क्लोरीन तो आपको पता है, क्लोरीन हम यूज़ करते हैं ना वाटर डिसइंफेक्टेंट में, वाटर सप्लाईज में। क्लोरीन आमतौर पर वाटर को साफ़ करने, डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। तो फॉर many years वाटर सप्लाई, स्विमिंग पूल्स, फूड एंड डेयरी इंडस्ट्रीज़ में हम इसका यूज़ करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रखें, क्लोरीन इज़ यूज्ड कॉमनली एज हाइपोक्लोराइड्स। ये याद रखें, क्लोरीन जो एज ए यूज़ होता है ना हाइपोक्लोराइड, जब आप हॉस्टल्स में जाते हो ना, वहाँ पे जो फ्लोर पे वो डिसइंफेक्टेंट करते हैं ना, वो हाइपोक्लोरेट ही होता है। ये क्लोरीन की ही फार्म होती हैं, क्लोरीन की ही फार्म होती हैं जिसका नाम हाइपोक्लोराइड है। ज़्यादातर यही यूज़ होता है, कॉमनली यूज़ होता है, ठीक है। तो इसकी जो फंक्शन होता है हाइपोक्लोरेट की, ये बैक्टीरियोसाइडल होती है, ठीक है, बैक्टीरियोसाइडल होती है। और इसका जो वाइड स्पेक्ट्रम एगेंस्ट वायरसेस भी होता है, बहुत सारा, मतलब बहुत अच्छा होता है हाइपोक्लोराइड का, ठीक है। तो क्लोरीन एज ए वाटर सप्लाई यूज़ होता है। इसकी जो दूसरी फार्म हाइपोक्लोराइड होती हैं वो भी यूज़ होती हैं, बड़ी अच्छी, ज़्यादातर यूज़ होती हैं, कॉमनली यूज्ड होता है। और एक्टिव, वो ज़्यादा एक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियाज के लिए होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक बात मैं भूल गया, यहाँ पे ना हेलोजेंस पे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये माउथ वॉश यानी कि माउथ डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज़ होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ज़्यादातर जो मैंने क्वेश्चन देखे ना JK SSB, वो फिनॉल्स और अल्कोहल्स पे ही डालता है। फिनॉल्स और अल्कोहल जो हमने पढ़े, स्किन डिसइंफेक्टेंट, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो फिनॉल्स को भी अच्छे से देखें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे बता दूँ, वो ध्यान में रखें। सबसे पहला जो है, ये जो फिनॉल्स मिलते हैं ना हमें, डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार, मतलब डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होती है ना, हम डिस्टिलेशन करते हैं कोल तार की, और हम टेम्परेचर उस टाइम 170 टू 270 रखते हैं, तब जाके हमें क्या मिलता है, फिनॉल्स मिलते हैं, ओब्टेन होते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अब याद रखें ना, लिस्टर। लिस्टर एक ऐसा, यूँ समझिए, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, इसे कहते हैं लिस्टर को। एंटीसेप्टिक सर्जरी में लिस्टर ने पहली दफ़ा यूज़ किया था, क्या यूज़ किया था, फिनॉल किया था, ठीक है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस देयर यूज़, यानी कि सर्जरी, फर्स्ट टाइम सर्जरी में इसने यूज़ किया था एज ए फिनॉल। किसने किया था, लिस्टर ने, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसकी फंक्शंस। जो ये फिनॉल है ना, इसकी फंक्शन जो है ना, बैक्टीरियाज का सेल मेम्ब्रेन डैमेज करता है। बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, उसको डैमेज करने का जो प्रोसेस है वो फिनॉल करता है, ठीक है। तो उसके बाद जो बैक्टीरिया का सेल कंटेंट, सेल के अंदर जितने भी कंटेंट्स होते हैं वो लाइसिस, यानी कि वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा, फिनॉल्स के रिलेटेड याद रखें, इसका दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड आया हुआ है एग्जाम्स में, याद रखें। कार्बोलिक एसिड फिनॉल का दूसरा नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, इज़ अ पावरफुल माइक्रोसाइडल सब्सटेंस, दिस इज अनदर फिनोलिक डिसइंफेक्टेंट derived from the coal tar and are widely used as disinfectant for various purposes in hospitals। तो हॉस्पिटल्स में ही इसका ज़्यादातर यूज़ होता है एज ए डिसइंफेक्टेंट। लाइजॉल एंड क्रीसॉल जो होते हैं ना, ये वाइडली एगेंस्ट होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिम्स के खिलाफ होते हैं। ये लाइसॉल और क्रीसॉल जो है ना, लाइसॉल और क्रीसॉल, ये बता रहा है कि ये इनएक्टिवेटेड नहीं होते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इसलिए इनको गुड जनरल डिसइंफेक्टेंट कहा जाता है। लाइजॉल और क्रीसॉल को गुड जनरल डिसइंफेक्टेंट। और ये दीज आर टॉक्सिक टू ह्यूमंस, ये याद रखें, टॉक्सिक टू ह्यूमंस होते हैं लाइजॉल और क्रीसॉल। आगे देखते हैं हम, इसमें जो है बहुत सारी जो फॉर्मुलेशंस बनाई गई फिनॉल्स की, उनमें से एक है क्लोरोफिनॉल्स एंड क्लोरोऑक्सीफिनॉल्स, ठीक है। ये जो है, ये ना लेस टॉक्सिक होते हैं, लेस इरिटेंट होते हैं, ये दो, क्लोरोफिनॉल्स एंड क्लोरोऑक्सीफिनॉल्स। ये सारे फिनॉल्स की ही डेरिवेशंस हैं, फॉर्मुलेशंस ही हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं अब, ये दो जो है ना, क्लोरोफिनॉल्स एंड क्लोरोऑक्सीफिनॉल्स, ये जो है ना लेस एक्टिव होते हैं और इनएक्टिवेटेड जल्दी हो जाते हैं बाय ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है। तो
ये जो होते हैं ना रेडली इनएक्टिव अगेंस्ट इनके खिलाफ होते हैं, सीडोमोनास वगैरह वगैरह। बट वेरियस कम्बिनेशंस भी की जाती हैं ना, वेरियस कम इनको जब कंबाइन किया जाता है ना, कंबाइनेड आर यूज टू कंट्रोल पायरोजेनिक कॉकाई। जब इनकी कम्बिनेशन क्लोरोफिनॉल्स या क्लोरोऑक्सीफिनॉल्स को मिला के एक कम्बिनेशन की बनाई जाती हैं फिनॉल्स की, ताकि कंट्रोल किया जाए ये वाले बैक्टीरिया पायरोजेनिक कोकाई। कहाँ पे? सर्जिकल एंड नियोनेटल यूनिट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे देखें क्लोरोफीन हेक्साक्लोरोफीन इज़ पोटेंशियली टॉक्सिक, यानी कि ये कॉम्बिनेशन वाला है। हेक्साक्लोरोफीन इज़ पोटेंशियली टॉक्सिक एंड शुड बी यूज्ड विथ केयर, इसको बड़े केयर से यूज़ किया करें। और दूसरा जो कॉम्बिनेशन में आया है ना क्लोरहेक्सिडीन, इसका दूसरा नाम याद रखें हेबिचून। हेबिचून याद रखें क्लोरहेक्सिडीन का दूसरा नाम। ये कंबाइनेड जो क्लोरहेक्सिन और ऑक्सीफिनॉल है ना, उनका कॉम्बिनेशन जब मिलाया गया तो ये वाले प्रोडक्ट्स हमें मिले। हेक्साक्लोरोफीन जो है ना, हेक्साक्लोरोफीन ये बड़ा टॉक्सिक होता है, बट ये जो क्लोरोहेक्सिडीन होता है ये नॉन टॉक्सिक सिकिन एंटीसेप्टिक होता है। ठीक है, एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब देन ग्राम नेगेटिव, यानी कि ग्राम नेगेटिव पे इसका थोड़ा सा कम असर होता है, ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज पे इफेक्ट दिखाता है। अब हमें गैसेस पढ़ना है। गैसेस में सबसे पहला जो हमें पढ़ना है ना वो इथिलीन ऑक्साइड पढ़ना है। उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड गैस हमने ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन वो थोड़ा सा फिर से पढ़ते हैं। तो इथिलीन ऑक्साइड में हम 4-5 पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस करें, इन्हें आपको ज़रूरी याद रखना है। सबसे पहला, ये कलरलेस लिक्विड होता है। पहली बात, कलरलेस लिक्विड होता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट याद रखें 10.7 डिग्री आया है एग्ज़ाम्स में, फार्मासिस्टिक एग्ज़ाम में ये वाला पॉइंट आया हुआ था। एंड द नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़ हाईली पेनिट्रेटिंग गैस विद अ स्वेट इथरल स्मेल। अच्छा, ये जो है ना मैं बताता हूँ, इसकी जो कंसनट्रेशन होता है ये बड़ा हाईली इनफ्लेमेबल होता है, मतलब कि ये बड़ा एक्सप्लोसिव होता है। तो अगर इसकी कंसनट्रेशन ना ज़्यादा हो जाए, 3% एयर से ज़्यादा हो जाए ना, तो ये बड़ा एक्सप्लोसिव होता है। तो अगर हम इसको मिक्स करें इनर्ट गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, तो इसकी जो ये एक्सप्लोसिव क्वालिटी है ना, ये फिर कम हो जाती है, एलिमिनेटेड, कम मतलब कि ख़त्म हो जाती है 10% तक, फिर ये कम हो जाती है, इसकी एक्सप्लोसिव टेंडेंसी कम हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, इसका जो एक्शन होता है ना, अल्कलाइटिंग द अमाइनो कार्बोक्सिल, हाइड्रोक्सिल एंड सल्फोहाइड्रल ग्रुप्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, यानी कि जो बैक्टीरियाज के कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, अमाइनो ग्रुप होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, सल्फोहाइड्रल ग्रुप होते हैं प्रोटीन के, उन पे ये एक्शन दिखाता है। तो अल्कलाइटिंग ये याद रखें, अल्कलाइजेशन जो इसका फंक्शन होता है, किसका होता है? इथिलीन ऑक्साइड का। बैक्टीरिया पे इथिलीन ऑक्साइड का जो इसका फंक्शन होता है ना, वो अल्कलाइटिंग होता है ऑफ अमाइनो एसिड या कार्बोक्सिल ग्रुप। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना, ये याद रखें, ये डीएनए और आरएनए पे भी जो रिएक्ट करता है, और ह्यूमन बींग्स पे इसका जो इफेक्ट पड़ता है ना, म्यूटोजेनिसिटी और कार्सोजेनिसिटी, तो ये याद रखें, बड़ा इफेक्ट पड़ता है इंसान पे अगर ये यूज़ अच्छे से ना किया, केयर के साथ यूज़ ना किया जाए। इसकी पेनिट्रेशन पावर ना ज़बरदस्त होती है इथिलीन ऑक्साइड की, इसलिए जो है ना, अब स्टेरलाइजेशन किस में हम करते हैं? लंग मशीन्स, रेस्पिरेटर, स्यूचर्स, डेंटल इक्विपमेंट्स, इन पे हम इसका यूज़ करते हैं। हम ये यूज़ नहीं करते फ्यूमिगेटिंग रूम्स में, इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अब सक्सेसफुली हम इसको किन में स्टेरलाइज के लिए यूज़ करते हैं? जैसे यहाँ पे गिलास, मेटल्स, पेपर सरफेसेस, क्लोथिंग, प्लास्टिक, सॉइल। तो मेन ये याद रखें, लंग मशीन्स में इसका यूज़ किया जाता है, ये रेस्पिरेटर्स में, स्विचर्स, डेंटल इक्विपमेंट्स में, ये ज़्यादातर याद रखें इसका यूज़ होता है। ठीक है, इथिलीन ऑक्साइड का। अब नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड गैस। ये याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर्मल्डिहाइड गैस, मैंने कहा कि ये हम फ्यूमिगेशन ऑपरेशन थिएटर में यूज़ करते हैं इसका। और जब हमने फ्यूमिगेशन किया ना थिएटर्स या ऑपरेशन रूम्स का, तो हमें जो है उसको सील कर देना, बंद कर देना चाहिए विंडोज़ को, एंड अदर आउटलेट्स जो भी हों उनको सील कर दें। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम करते हैं फॉर्मल्डिहाइड गैस इज जनरेट बाय एडिंग 150 ग्राम, हम करते हैं कैमनोफोर भी इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये मतलब रूम का जो सरफेस है ना, उसमें इतना हम यूज़ करते हैं 150 ग्राम ऑफ कैमनोफोर एंड 200 ml ऑफ
280 फॉर्मेलिन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब इन दोनों के रिएक्शन पे हम होते हैं ना, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन जब हो जाते हैं ना इन दोनों की, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो जो अंदर रूम होता है ना वो बड़ा हीट रेजिस्टेंट वेसल्स वहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद हमें सारा डोर विंडो सब क्लोज़ करके जो है उसको 48 आवर्स तक ओपन नहीं करना है, ठीक है, ये याद रखें। अब नेक्स्ट देखते हैं गैसेस में, हमने दो पढ़े, इथिलीन ऑक्साइड गैस और फॉर्मल्डिहाइड गैस। अब तीसरा पढ़ते हैं BPL वाला गैस, ठीक है, बीटा प्रोपियोलैक्टोन BPL, ठीक है, ये भी एक गैस है। तो ये मतलब एक यूँ समझें प्रोडक्ट किसका है, कीटीन और फॉर्मल्डिहाइड का ही प्रोडक्ट है। इसका बॉइलिंग पॉइंट याद रखें 163 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट इसमें याद रखें। तो इस गैस की ना पेनिट्रेशन पावर कम होती है, पेनिट्रेटिंग पावर जो इस वाली BPL गैस की जो है ना कम होती है, लो होती है, और ये बड़ा एफिशिएंट फ्यूमिगेशन पर्पज़ में यूज़ किया जाता है देन फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड से बेटर ये वाला यूज़ हम कर सकते हैं, बट इसकी जो है ना इसकी कार्सोजेनेसिटी एक्टिविटी है, इस वजह से जो है हम इसका स्टरलाइजेशन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स पे ही करते हैं। 0.2% ऑफ BPL यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का ही स्टरलाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आगे जो है ना हमारा केमिकल में जो आते हैं ना, केमिकल मेथड में वो हमारे आते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट्स। सरफेस एक्टिव एजेंट्स ये याद रखें, इसमें दो तीन चीज़ें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखनी है। सरफेस एक्टिव एजेंट्स वही होते हैं ना जो सरफेस पे हम यूज़ करते हैं, जो सरफेस के लिए ज़्यादा एक्टिव हो, कहीं भी सरफेस हो वहाँ पे उसका यूज़ किया जाए, वो ज़्यादा एक्टिव वहाँ पे रहते हैं, उसे हम कहते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट्स। ये क्लासिफाइड होते हैं ना 4 ग्रुप्स में, ये पहले याद रखें। 4 ग्रुप्स में ये होते हैं डिवाइड, एनायनिक, कैटायनिक, नॉन आयनिक एंड एम्फोट्रिक। ये 4 ग्रुप्स होते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट्स के, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबैक्टीरियल एजेंट, वो कैटायनिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं, ये याद रखें, ये क्वेश्चंस आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो कैटायनिक सरफेस एक्टिव एजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो कैटायनिक सरफेस एजेंट होता है ना, ये करता है एक्ट, इसकी जो फंक्शन होता है ना, ये फॉस्फेट ग्रुप ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो बैक्टीरिया का होता है वहाँ पे एक्ट करता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी होती है ना वो लॉस हो जाती है, ठीक है, फिर सेल डेथ हो जाती है, फिर सेल की डेथ हो जाती है बैक्टीरिया की, ठीक है। आगे देखते हैं अब। तो ये कैटायनिक ग्रुप जो होता है ना, कैटायनिक एक्टिव सरफेस एक्टिव एजेंट्स, ये जो होते हैं ना इनका ज़्यादातर ये एक्टिव रहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, लेसर ग्राम नेगेटिव में रहते हैं, और इसका एक्शन स्पोर्स पे नहीं होता है, ये याद रखें। और मोस्ट वायरसेस पे भी इसका अच्छा ये होता है, इफेक्ट होता है। और मोस्ट कॉमन जो इसकी एग्जांपल्स है ना, ये याद रखें, सिटावैलन इसका कॉमन नाम है, और सिट्रीमाइड, और ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आप भी याद रख सकते हैं, एसिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है कैटायनिक कंपाउंड की। यही जो आपको एग्जाम्स में याद रखने हैं ना, यही वाली चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। कैटायनिक कंपाउंड में आपकी एग्जांपल यहाँ पे सिटावैलन और सिट्रीमाइड इसे कहते हैं, ठीक है। एंड ये दूसरी वाली एग्जांपल भी है बेंजाइल बेंजाइल कोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब हम देखते हैं जो एनियानिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये तो हो गए कैटायनिक। अब पढ़ते हैं एनियानिक कंपाउंड्स, इसकी एग्जांपल सोप होती हैं, ठीक है। तो मॉडरेट एक्शन जो होता है ना, आपको पता है ना, ये जो एनियानिक कंपाउंड की एग्जांपल सोप ने दी है, जो प्रिपेयर होती है सैचुरेटेड फैटी एसिड से, जैसे कोकोनट ऑयल। तो इसका भी फंक्शन स्पेशली जो होता है ना ग्राम नेगेटिव बेसिल्स पे होता है, ठीक है। और वाइल एज जो सोप्स प्रिपेयर की जाती हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से, जैसे ऑयलिक एसिड से, उनका ग्रेटर एक्शन होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज पे, ठीक है। मतलब मैं समझाता हूँ, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, एग्जाम्पल जैसे सोप, अगर सोप प्रिपेयर हो जाती है ना सैचुरेटेड फैटी एसिड से, तो वो अपना इफेक्ट दिखाते हैं ज़्यादा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में। अगर ये सोप प्रिपेयर की जाती है फ्रॉम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से, तो ये अपना एगेंस्ट एक्शन दिखाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज पे। अब चलते हैं एम्फोट्रिक। एम्फोट्रिक जो होते हैं ना, एम्फोट्रिक इज कॉल्ड, इनका दूसरा नाम टेगो कंपाउंड्स ही याद रखें। ये वाइडली अगेंस्ट होते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स पे होते हैं, ठीक है।
हमने कंप्लीट किया केमिकल मेथड। अब रेडिएशंस यहाँ पे रहते हैं, ये एक्चुअली फिजिकल में मेथड में ही आते हैं। अब थोड़ा सा इस पे देखते हैं। इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीज़ें याद रखनी हैं। जो रेडिएशंस होते हैं ना, टू टाइप्स के होते हैं, नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं। तो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती हैं ना, ये होती हैं नॉन आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग होती हैं, नॉन आयोनाइजिंग होती हैं ये वाली इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट। ये दो याद रखें, ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं। लो एनर्जी में होता है वायलेस गामा रेज, एक्स रेज, ठीक है, एक्स रेज याद रखें, एक्स रेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज, ठीक है। ये आयोनाइजिंग टाइप ऑफ रेडिएशंस होती हैं। आगे देखते हैं हम थोड़ा सा इसके बारे में। जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होती है ना, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस, इनकी जो वेव लेंथ होती है ना, वो लॉन्गर होती है। वेव लेंथ जो इनकी होती है ना, वो लॉन्गर होती है। किससे? जो विजिबल रेज होती है ना, विजिबल लाइट से। इस वजह से जो है इनकी जो एब्जॉर्बेशन ये होते हैं ना, एब्जॉर्बिंग यूँ कहेंगे, जो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ये एब्जॉर्ब एज अ हीट होते हैं, तो है एज अ हीट हो जाते हैं एब्जॉर्ब। इस वजह से जो है इनको हॉट एयर स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। क्योंकि इनकी जो वेव लेंथ होती है ना, ज़्यादा होती है विजिबल लाइट से, और ये एब्जॉर्ब होते हैं एज ए हीट, यानी कि हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको हॉट स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। एक पॉइंट ये याद रखें। और हम इसको ना स्टरलाइजेशन के लिए जो हम यूज़ करते हैं ना, ये उन आइटम्स के लिए करते हैं जो प्री पैक्ड हो, पैक ना हो, प्री पैक्ड हो, जैसे सिरिंजेस, कैथेटर्स। तो उसमें हम नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं एज अ डिसइंफेक्शन या स्टरलाइजेशन हम कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यूवी रेज और जो आपकी एक तो यूवी रेज हो गई है आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, और इंफ्रारेड रेडिएशंस, ये आती है आपकी नॉन आयनाइजिंग में। और यहाँ पे ये जो है ना अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, इसका मेन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखें, ये हम यूज़ करते हैं जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं ना, या एंट्री वेज होते हैं, वहाँ पे हम ओपन रखते हैं, वहाँ पे डिसइंफेक्शन यूज़, एज ए डिसइंफेक्शन हम इसका यूज़ करते हैं। जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर्स हो, लेबॉर्ट्रीज़ हो, एंट्री वेज हो, वहाँ पे हम यूवी का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें। अब नॉन आयनाइजिंग में पहले ही बात याद रखें कौन कौन आते हैं। ये पे पहला पॉइंट आ जाता है, जिसमें एक्स रेज की आती हैं, आपका गामा रेज आते हैं, कॉस्मिक रेज आती हैं। ये ज़बरदस्त लीदल होती हैं, डीएनए हाईली लीदल टू डीएनए। और आगे देखते हैं आप, इनका जो है ना, इनका जो ये बड़े हाईली पेनिट्रेशन पावर इनका होता है। नॉन आयनाइजिंग का नहीं होता, बट आयनाइजिंग का हाईली पेनिट्रेशन पावर होता है। इस वजह से जो है ये यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करते हैं। इस वजह से इसको कोल्ड स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। ये याद रखें, कोल्ड स्टरलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हीट इन यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता है, क्योंकि इनका हाई पेनिट्रेशन पावर होता है। अब यूज़ कहाँ किए जाते हैं ये देखें। ये प्लास्टिक्स, सिरिंजेस, स्वैब्स, कैथेटर्स, एनिमल फीड, कार्डबोर्ड, आइल्स, ठीक है, ये याद रखें। आगे अब यहाँ पे और एक थोड़ा सा है, ज़रूरी नहीं लेकिन होना चाहिए, अल्ट्रासोनिक एंड सोनिक वाइब्रेशंस। अब मैं बताता हूँ, ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस की जाती हैं। इनका जो है बैक्टीरियोसाइडल पावर्स होते हैं, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो सेंसिटिव होते हैं, तो उनके लिए जो है सर्वाइव करना इम्पॉसिबल हो जाता है ड्यू टू दीज वाइब्रेशंस। तो ये मेथड भी यूज़ किया जाता था, बट आज नहीं किया जाता है। नो प्रैक्टिकल वैल्यू इसकी आज है, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड हमारा है ना, वो फिल्ट्रेशन मेथड है। पहली बात, फिल्ट्रेशन मेथड को पहली बात याद रखें। फिल्ट्रेशन मेथड का दूसरा नाम जो है ना, वो मैकेनिकल मेथड भी है। मैकेनिकल मेथड ये याद रखें, आप ना कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाता है मैकेनिकल मेथड क्या है। तो मैकेनिकल मेथड यही है, फिल्ट्रेशन मेथड ही। अब फिल्ट्रेशन मेथड में ना हम बैक्टीरियाज़ को फ़िल्टर करते हैं। जैसे मतलब बैक्टीरियाज़ को फ़िल्टर किया जाता है। जैसे उन सब्सटेंस जो हीट लायबल लिक्विड्स होते हैं, मतलब जो हीट से डिस्ट्रॉय होते हैं ना, उनको फिर हम फिल्ट्रेशन से ही क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट या स्टरलाइजेशन आप कह सकते हैं। तो जैसे लिक्विड्स होते हैं ना, सिराज होते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ शुगर, ये हीट लायबल होते हैं, जो हीट से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इनको अगर हम हीट करेंगे तो ये चेंज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो इस वजह से जो है हम फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें से जो है हम जो है वायरसेस पास होते हैं उस फिल्टर से, या बैक्टीरियाज को भी फ़िल्टर किया जाता है, ठीक है। आइसोलेट किया जाता है, वायरस को आइसोलेट किया जाता है। बैक्टीरिया फ्री फिल्टर्स भी होते हैं। तो इनमें से ना ये एग्जांपल्स सबसे देखते हैं, ये
ये फ़िल्टर्स हम यूज़ करते हैं। कैंडल फ़िल्टर है एक, तो ये वाला कैंडल फ़िल्टर जो है ना, ये ज़्यादा इसके बहुत सारे पोर्स होते हैं, पोर मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के पोर्स आते हैं इसमें कैंडल फ़िल्टर में। तो ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता था वाटर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर फॉर इंडस्ट्रीज़ एंड ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए कैंडल फ़िल्टर यूज़ किया जाता था। अब इसकी दो यहाँ पे एग्जांपल्स आप देखें, टू टाइप्स हैं इसकी। यहाँ पे टू टाइप्स हैं कैंडल फ़िल्टर की, अनग्लेज्ड सिरेमिक फ़िल्टर्स। दूसरा जो टाइप है ना, डाइटोमेशियस फ़िल्टर होते हैं, ठीक है। तो डाइटोशियस की एग्जांपल्स ये वाली हैं, आप देख लें। मेंडलर फ़िल्टर, बार्क बार्क फील्ड, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स भी यहाँ पे देख लें, अनग्लेज्ड सिरेमिक फ़िल्टर की ये वाला चैम्बरलैंड एंड डॉल्टन फ़िल्टर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट फ़िल्टर पे, एबस्टॉस फ़िल्टर। ये जो है ना, ये सिंगल यूज़ फ़िल्टर्स होते हैं, सिंगल यूज़ डिस्पोजल होते हैं, सिंगल यूज़ होते हैं। इनकी हाईली एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, ये इंपॉर्टेंट याद रखें। और ये जो है ना, ये ऑलरेडी जो फिल्टर्ड लिक्विड्स होते हैं ना, ऑलरेडी फिल्टर्ड लिक्विड्स को अल्कलाइज करने का काम करता है एबस्टॉस फ़िल्टर, ये याद रखें। बट क्या होता है कि इसकी जो है ना, ये कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी इसकी होती हैं, जिस वजह से इसको यूज़ में नहीं लिया जाता है। तो सिंगल यूज़ होता है, यहाँ पे देखें, सिंगल यूज़ होता है। और जो है, जो ऑलरेडी फिल्टर्ड होते हैं ना लिक्विड्स, उनको अल्कलाइज करने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एग्जांपल्स देखें, एबस्टॉस जो फ़िल्टर है ना, इनकी एग्जांपल्स ये है, स्टिच फ़िल्टर, सिटरमंट फ़िल्टर, ये इसकी एग्जांपल हैं, ये याद रखें। अब दूसरा जो है ना, सिंटर्ड ग्लास फ़िल्टर्स हैं। ये जो है ना, ये प्रिपेयर्ड, मैं आपको ना इमेज भी दिखा सकता था, बट सॉरी, इस टाइम आप ख़ुद भी चेक करें, आप गूगल में जाएं, इसका देखें आप। ये गिलास टाइप होते हैं, गिलास टाइप फ़िल्टर्स होते हैं। जिस तरह से हम फ़िल्टर यूज़ करते हैं लैब में, उसी तरह से होता है, बट वो गिलास टाइप होता है, गिलास का बना हुआ होता है। तो फाइनली पाउडर्ड गिलास पार्टिकल्स आर ग्राइंडेड। अच्छा, ये बता रहा है कि किस तरह से हम इसको बनाते हैं, कैसा होता है। तो लो एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है इसमें, ठीक है। ब्रिटल और एक्सपेंसिव होता है, ब्रिटल होता है और एक्सपेंसिव ये होता है, इसकी भी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती हैं। अब लास्ट में जो है ना, हमें ये मेम्ब्रेन फ़िल्टर है, ये जीकेएस भी पूछता है इसके बारे में। तो ये मेड ऑफ सेलुलोज, ये पहले याद रखें। सेलुलोज होता है जो आपके पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में ना पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, तो सेलुलोज उसमें एक होता है, तो सेलुलोज का बना हुआ होता है। अदर पॉलीमर्स और लार्जली रिप्रेस्ड। अच्छा, तो ये जो यूज़ होता है ना, ये ज़्यादातर वाटर प्यूरिफिकेशन में ही यूज़ होता है, स्टरलाइजेशन और स्टेरिलिटी टेस्ट में भी यूज़ होता है। और इसका जो ये है ना, पोर पोर जो इसकी है, ये यहाँ पे आप देख लें, 022 mm साइज़ जो होता है पोर का डायमीटर, ये याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ये मेम्ब्रेन फ़िल्टर में यूज़ किया जाता है। होप कि आपको ये अच्छा वीडियो लगा होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।